देखो अभी हम लोग सम ए हम लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है, पहले तो मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर तुम लोग कितने टाइप का पढ़ करके आए हो, टाइप ऑफ मैटर? हाँ, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग यहाँ पर दो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, हालांकि उससे कोई क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, बस नॉलेज के लिए। उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। मेजरमेंट ये वही वाला है जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस। एटॉमिक मास तुम लोग थोड़ा थोड़ा जान चुके हो, जब न्यूमेरिकल किए थे तुम लोग, मोलालिटी नॉर्मलिटी ये सब वाला है ना। तो वहाँ पर हम थोड़ा सा मास बताए थे कि हर ऑब्जेक्ट का मास कितना रहता है। तुम लोग को अभी फिर से एक बार रिपीट करवा देंगे। इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वही है, इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला तुम लोग अभी नहीं जानते हो, मोलिकुलर फार्मूला थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन कैसे बनता है मोलिकुलर फार्मूला ये तुम लोग नहीं जानते हो। कोई एक मोलिकुल का नाम बताओ, किसी को पता है? हम्म, एटम और मोलिकुल दो चीज होता है ना। एटम का नाम बताओ, एटम बताओ, कोई कितने एटम है टोटल? एटम मोलिकुल किसको नहीं पता, 9th में था तो 118 ना, 118, वही तो एलिमेंट, एलिमेंट ही तो एटम से बना हुआ है, उसी का तो पार्ट है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारा जो है ना, हम लोग जो लिखते हैं ना, सी लिखते हैं, ओ लिखते हैं, वो सारा एटम है। और मोलिकुल कब बनेगा, किसी एक मोलिकुल का नाम बताओ। H2, H2 एक मोलिकुल हो गया, जो इंडिपेंडेंट पाया जाता है ना उसी को मोलिकुल बोलते हैं। जैसे CO2, H2, CO2 हो गया, H2 हो गया, H2SO4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को ये बताया जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला में ये बताया जाएगा कि हम लोग इसको H2SO4 ही क्यों लिखते हैं। कंपाउंड भी इसी को बोलते हैं, एक मोलिकुल है, ठीक है ना, एक किसी भी कंपाउंड का एक मोलिकुल, ए भी मोलिकुल है, ए भी CO2 का एक मोलिकुल है। हाँ, इसको भी बोलेंगे एक मोलिकुल है। कंपाउंड के अंदर भी ये आ जाएगा, कंपाउंड भी है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है ना। तो एक कंपाउंड भी हुआ और एक मोलिकुल भी हुआ। तो ये जो बन रहा है ना CO2, वो CO2 ही क्यों है, CO3 क्यों नहीं? तो वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मोलिकुलर फार्मूला में, कैसे बनता है मोलिकुलर फार्मूला। उसके बाद है स्टोकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, ये हम लोग फाइनली लास्ट में देखेंगे। इसमें भी बहुत सारा चीज़ है ना जो तुम लोग जानते नहीं हो, हम तो बस एक थोड़ा सा शॉर्ट 4-5 फार्मूला खाली बताए थे, ठीक है ना। वो फार्मूला हम तुम लोग को एक बार रिपीट करवा देंगे। ये फार्मूला हम बताए थे इन लोग को, ये वाला 7 फार्मूला, 7 में 6 को ये बताए थे इन लोग को, है ना। इसमें खाली ये तुम्हारा फार्मूला का बुक है पूरा, ठीक है ना, हर चैप्टर का सिर्फ फार्मूला मिलेगा। यहाँ पर हम लोग डीपली सारा चीज पढ़ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर, मैटर क्या होता है, वही जो जगह छेक रहा है ना, कुछ भी स्थान लेता है। मैटर हम लोग पढ़े थे 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस देखो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 2 एक्स्ट्रा है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। सॉलिड किसको बोलेंगे, जिसका डिफिनिट वॉल्यूम और शेप होता है। लिक्विड किसको बोलेंगे, जिसका शेप कंफर्म नहीं होता है ना। सॉलिड कोई भी अगर उठाओगे, मान लो कि हम लोग एक पत्थर ही ले रहे हैं, तो पत्थर का तो शेप बिल्कुल डिफिनिट है। लेकिन वही पानी का अगर लोगे ना, तो गिलास में रखोगे तो गिलास वाला शेप, किसी और बर्तन में रखेंगे तो उसका शेप ले लेगा। तो इसका शेप जो है वो डिफिनिट नहीं होता है। और गैस, गैस का तो वॉल्यूम और शेप दोनों ही डिफिनिट नहीं होता है ना। गैस को जितना बड़ा जार में रखेंगे उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा उसका, और शेप जैसा जार रहेगा वैसा शेप हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस का, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद 2 नया चीज है, एक है प्लाज्मा। उसमें से प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज सीन एज अ स्टेट कंटेनिंग गैसियस आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली ये जो होता है ना, काफी हाई टेम्परेचर पर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं जनरली। टेम्परेचर इसका देख रहे हो कितना है, 1000 से इतना। सूरज के ऊपर जहाँ पर सन है ना, वहां पर देखने को मिल सकता है। एक गैस होता है, गैस का मतलब कलेक्टिव बहुत सारा गैस इतना ज्यादा गर्म हो जाता है ना कि वो लोग आयन में कन्वर्ट हो जाता है। लावा का नहीं बोलेंगे, वो गैसियस फॉर्म में होता है। वो तो मान लो कि हाँ, सन के अराउंड में एक्चुअली गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और उस पर ओवरऑल पूरा चार्ज देखोगे ना तो मतलब 0 होता है, पर वहां पर वो जो भी मतलब मटेरियल है ना, वो आयन में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इट इज नेसेसरी दैट द एंटायर गैस एज ए होल हैव नो चार्ज। मतलब पूरा अगर एक साथ पूरा को लेकर के चलोगे ना, तो हो सकता है कि उस पर न्यूट्रल हो, जितना पॉजिटिव हो उतना निगेटिव हो। लेकिन
so as a whole have no charge and it is not of too much density. So in short we can say plasma is a low density ionized gas. ओवरऑल में हो सकता है कि वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो, पॉजिटिव जितना हो उतना निगेटिव हो, लेकिन अगर उसमें से एक थोड़ा सा उसका हिस्सा हम लोग निकालेंगे ना, जैसे मान लो कि ये पूरा इस टाइप का है, ये प्लाज्मा जो है ना, मान लो कि पूरा इतना दूर में फैला हुआ है, ठीक है, तो इस पर ओवरऑल हम लोग चार्ज देखेंगे ना, तो जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव मिलेगा, जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव मिलेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ से इतना दूर ऐसे निकालेगा ना, तो उस पर क्या मिलेगा, आयोनाइड मिलेगा पूरा, या तो निगेटिव चार्ज मिलेगा या फिर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। यही प्लाज्मा होता है। गैस है तो उतना एक छोटा सा हिस्सा उसका तो हम लोग देख सकते हैं ना लेकर के। मान लो कि इतना बड़ा टुकड़ा है पूरा, ठीक है, हम ओवरऑल बाहर से अगर इस टुकड़े को देख रहे हैं ना, तो इसमें कोई चार्ज नहीं, लेकिन उसके अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्सा उसमें से निकाल लें तो उस पर हम लोग को चार्ज नजर आएगा, उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है। इसका डेंसिटी क्या होता है, काफी लो डेंसिटी होता है, आयोनाइड गैस होता है। प्लाज्मा कैन बी सीन इन नॉर्दर्न लाइट। नॉर्दर्न लाइट नहीं देखे हो ना कोई? नॉर्दर्न लाइट होता है आकाश में मतलब तैरता हुआ रंग बिरंग का, मतलब अलग अलग कलर दिखाई देता है। इंडिया से जनरली दिखता नहीं है। एक बार शायद इधर हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था कि मतलब जम्मू कश्मीर के कोई हिस्सा से उस टाइप का दिखा था। आकाश में से ऊपर देखोगे ना तो उसमें लगेगा कि बहुत सारा बादल उड़ रहा है, वो रंग बिरंग का है, रेड ग्रीन ऐसा करके। उसको तुम लोग रेनबो नहीं, रेनबो अलग हो गया। हाँ, कोई कंट्री है जो मतलब बाहर से दिखता है। एक बार देखो इसका हम इमेज दिखाते हैं तुम लोग को। देखो इस टाइप का आकाश में रहेगा ये तुम्हारा नॉर्दर्न लाइट। ये एक तरह का आयोनाइज्ड गैस है जो काफी हाई टेम्परेचर पर बना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बॉल लाइटनिंग है। बॉल लाइटनिंग भी कभी कभी हर जगह पर देखने को नहीं मिलता है। बारिश में मतलब एक बॉल की तरह निकलेगा, इधर उधर उड़ता रहेगा, उड़ते उड़ते एक साथ ब्लास्ट होकर फिर खत्म हो जाएगा। ये होता है बॉल लाइटनिंग। इसके अलावा लाइटनिंग, ठीक है, न्यून लाइट हो गया, स्टार इन पर्टिकुलर सन, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट अराउंड स्टार, मतलब स्टार के आसपास जहां भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहेगा वहां पर जनरली ये सब दिखता है। उसके बाद रहा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये उसका जस्ट अपोजिट है। वो जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा था ना, ये बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। मिनिमम जितना टेम्परेचर कर सकते हो ना उस टेम्परेचर पे दिखाई देगा। जैसे मिनिमम हम लोग लेकर के जा सकते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे नीचे टेम्परेचर हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उस टेम्परेचर पर ए मिलता है। और इसमें एक इंडियन साइंटिस्ट का भी मतलब नाम आता है जो मतलब इसके बारे में पता किया था। वो पता करके उसको पूरा समझ में नहीं आया ठीक से, तो वो क्या किया ना कि उस समय आइंस्टाइन भी थे, वो अपना रिपोर्ट खोज कुछ किया था ना, वो सारा मतलब भेज दिए आइंस्टाइन को। फिर आइंस्टाइन और बोस दोनों मिल करके निष्कर्ष निकाले कि हाँ ऐसा भी एक चीज हो सकता है। बे कंडेंसेट वाज प्रेडिक्टेड इन 1924 बाय सत्येंद्र नाथ बोस। ये इंडियन थे सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। सत्येंद्र नाथ बोस ही पहले मतलब ऑब्जर्व किए, पर उनको थोड़ा सा डाउट था ना, तो उस समय बहुत बड़ा नाम था आइंस्टाइन का साइंटिस्ट में, तो वो एक बार कंफर्म होना चाहते थे। वो आइंस्टाइन को भेजे, फिर दोनों मिल करके निष्कर्ष निकाले कि हाँ ऐसा हो सकता है। But due to the lack of equipment, it was only created in 1935 by Cornell, Carter and Baemans। नाम हालांकि इन्हीं लोग का आता है, ठीक है ना। बोस एक बोस का नाम आएगा सत्येंद्र बोस का और दूसरा आइंस्टाइन का। इट्स कंसेप्ट एंड एग्जिस्टेंस इज टोटली अपोजिट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के बिल्कुल उल्टा था, और जहाँ पर काफी हाई टेम्परेचर पर हो रहा था वही ये क्या हो रहा है, एकदम लो टेम्परेचर पर, जहाँ पर मिनिमम हम लोग जहाँ तक जा सकते हैं ना उस टेम्परेचर पर। 0 डिग्री पर तो बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री से कितना 273 डिग्री पीछे है ना। हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है मतलब इन्वायरमेंट का 28 28-30, तो हम लोग एसी में जाते हैं तो उसको एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली जो होता है 37 होता है। 37 पर हम लोग को ज़्यादा कुछ ना ठंडा लगेगा ना गर्मी लगेगा। 37 से थोड़ा सा कम करेंगे ना तो हल्का ठंडा टाइप का लगेगा, और थोड़ा ज़्यादा कर दो तो गर्मी लगेगा। और 37 से थोड़ा सा बढ़ करके मतलब 40-42 पहुँच जाता है ना, तो हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं गर्मी से, और न्यूज़ में आना शुरू हो जाता है। और इस बार तो मतलब 50 तक पहुँच गया है ना दिल्ली उल्ली में। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो और उससे मतलब 0 पर बर्फ बन जाता है, 0 से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। The super cold above means only a few billions of a degree above absolute zero। मतलब absolute zero होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 डिग्री से थोड़ा सा मतलब
ऊपर, ठीक है ना, ये हम लोग को मिलता है। उसके बाद आ गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना, और बेसिक हम लोग का 5 टाइप का जो होता है तुम्हारा मैटर, उसके बारे में पढ़ लिए। उसके बाद सबसे पहले केमिस्ट्री में जो कोई मतलब हेल्प किया, जो अपना मतलब थ्योरी रखा, वो कौन था? डाल्टन। अब तुम लोग को ये देखना है कि डाल्टन का जो थ्योरी था उसमें कितना सही है और कितना गलत था, तो क्या क्या सही बताए थे और क्या क्या गलत बताए थे। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। बोला कि जो भी ऑब्जेक्ट बना होता है ना, उसको हम लोग एक छोटे छोटे मतलब पार्टिकल से बना होता है, और उस पार्टिकल का नाम क्या है? एटम है। मतलब दुनिया के हर चीज किस चीज से बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और उस एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। एटम छोटा क्या होता है? तो पहला वाला वो क्या बताए थे? गलत बताए थे ना। तो एक्चुअली उस समय उतना कुछ था नहीं, जानकारी नहीं था सबको। तो ये जितना भी मतलब थ्योरी दी है ना, मैक्सिमम गलत ही मतलब बताए थे, लेकिन सब उसी को पढ़ रहा था। ठीक है ना। तो पहला चीज इन्होंने बताया कि एटम से बना हुआ है सारा चीज, और एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में पता चला कि एटम भी बना हुआ है किस चीज से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। दूसरा इन्होंने बताया ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास। जितने एटम्स है ना, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम है, वो सबके सब क्या है? आइडेंटिकल मास है, सबका मास इक्वल होता है। और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है? सेम होता है। तो ये सही है। इन्होंने बताया कि कोई भी अगर एक चीज का, एक एलिमेंट का अगर 2-3 एटम ले रहे हो, जैसे मान लो कि हम हाइड्रोजन का एटम लिए या फिर कार्बन का लिए, ठीक है, तो उसका जितना भी एटम होगा ना, सब आपस में एक जैसा होगा, सबका वेट क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन बाद में पता चला कि हाइड्रोजन का ही 3-3 अलग अलग वेट होता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे करके, जिसका मोलेकुलर मास 1 2 3 ऐसे करके है, अलग अलग न्यूट्रॉन है सबके अंदर में। ठीक है। मतलब इन्होंने बताया कि एटम जो होता है ना, कि कोई एक एलिमेंट हम लोग लेंगे ना, तो उस एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एलिमेंट के एटम जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वेट के हो सकते हैं। इनका ये मानना भी गलत हो गया। तीसरा उन्होंने बताया था कि व्हेन एटम कंबाइन, जब एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, दे डू सो इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। तो एक स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो CO 2.5, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो ये तो काफी हद तक सही था, लेकिन ये जो सिंपल रेशियो बोले ना, वो भी मतलब आगे चल करके दिक्कत होने लगा, क्योंकि शुगर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिला ना जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। शुगर का मतलब उसका मोलेकुलर फॉर्मूला देखो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल रेशियो में नहीं था। लेकिन ये भी बताया, लोग इसके बारे में भी पढ़ रहे थे काफी टाइम तक। उसके बाद 4 नंबर बताया केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसमें सिर्फ क्या होता है? एटम का रीअरेंजमेंट होता है। C+O2 क्या बन गया? CO2। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गया। तो या तो कंबाइन करता है, या फिर अलग अलग होता है, या फिर रीअरेंजमेंट होता है। ये ठीक है। एटम्स आर neither created nor destroyed in the course of an ordinary chemical reaction। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब नया एटम ना हम लोग बना सकते हैं, और ना ही वो डिस्ट्रॉयड होता है। ये 5 उन्होंने थ्योरी दिया था। अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि वही, हालांकि तुम लोग को तो बता ही दिए, उनकी थ्योरी में क्या क्या प्रॉब्लम था ना, वो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये चीज नहीं बता पाए ना। अब ये तो बोले कि सारे जो एलिमेंट है वो एटम से बने हुए हैं, होते हैं, ठीक है। तो एटम से छोटा तो कुछ होता नहीं है। तो फिर एक तो गोल्ड और एक तो सिल्वर, दोनों फिर अलग अलग कैसे हो गया? दोनों तो एटम से ही बना हुआ है। फिर एक गोल्ड और एक सिल्वर अलग अलग क्यों दिख रहा है यार? उसका प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है? तो वो तब पता चला ना, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ, जानकारी हुआ। बोला कि नहीं, एक सिल्वर वाला में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसमें अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन इनके टाइम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था नहीं, तो ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि अगर जो जो अलग अलग एलिमेंट है ना, अगर सब चीज एटम से ही बना हुआ है, तो फिर अलग अलग एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, वो उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी क्यों एक्सप्लेन हो गया? क्योंकि अभी हम लोग को पता चल गया कि सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट डिफरेंट संख्या में है।
दूसरा क्या एक्सप्लेन नहीं किया, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन। एटम जो होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं? उस समय तो एटम एटम से छोटा कुछ होता नहीं है, तो आपस में आके लोग क्यों चिपक जा रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्यों सट जा रहा है? तो उस समय एक्चुअली जानकारी नहीं था, लेकिन अब बाद में पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारा होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया, दोनों के बीच अट्रैक्शन हुआ और जाकर सट गया। जैसे अभी क्या होता है, अभी अगर तुम देखोगे कि कंबाइन क्यों कर रहे हैं Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन, इसके पीछे अभी रीजन हम लोग को पता है, क्योंकि सोडियम में क्या होता है, सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है और 11 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होता है और 17 इलेक्ट्रॉन होता है। ये करता क्या है सोडियम ना, कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हटने से सोडियम किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस में। अगर यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्रोटॉन कितना हो गया, 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना सोडियम पर, सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से क्लोरीन क्या करता है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो गेन करेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब एक पर पॉजिटिव हो गया, एक पर नेगेटिव हो गया, और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अभी तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो हम लोग बोल दे रहे हैं कि कंबाइन कर लेगा, लेकिन उनको तो ये सब पता नहीं था, वो तो सिर्फ एटम के बारे में जानते थे। तो वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन क्यों करता है। ये सब की वजह से उनका थ्योरी जो है ना फेल हुआ था। इसके अलावा इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर, एक दूसरे को जो बाइंड कर रहा था और कौन सा फोर्स एक दूसरे के बीच काम कर रहा है, वो ये नहीं बता पाए। अभी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये आपस में कंबाइन कर लेते हैं। It did not make any distinction between ultimate particle of an element that take part in reaction and, मतलब ये बता रहा है ना कि एटम और मोलिक्यूल में कंप्लीट मतलब जो डिफरेंस होता है ना, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बता दिए कि एटम होता है, एटम से एलिमेंट बनता है, फिर थ्योरी आया कि एटम और मोलिक्यूल है क्या, ठीक है ना। अब अभी हम लोग कंप्लीट अच्छा से जानते हैं मोलिक्यूल होता है जो मतलब इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन O2, और एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंट मिल भी सकता है नेचर में, नहीं भी मिल सकता है। जैसे तुम O की बात करोगे ना, तो O कभी नेचर में नहीं मिलेगा, ए मिलेगा हमेशा O2 के फॉर्म में। तो ए इंडिपेंडेंट मिल रहा है, इसलिए इसको नाम हम लोग क्या दिए, मोलिक्यूल नाम दिए। कुछ कुछ एटम, एटम दोनों में आ जाता है। एटम जो है ना इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आर्गन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं है। कार्बन, कार्बन भी अकेला पाया जाता है, लेकिन वही हाइड्रोजन की बात करो तो ये कभी अकेला नहीं पाया जाएगा। मतलब एटम, एटम में दोनों केस है, इंडिपेंडेंट भी मिलेगा, इंडिपेंडेंट नहीं भी मिलेगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, CO2 का मॉलिक्यूल हो गया, H2SO4 का मॉलिक्यूल हो गया, ये सारा का सारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर पहले ये सब के बारे में वो तो CO2 है तो कंबाइन कर लिया ना, तो ये तो मोलिक्यूल हो गया ना, हम एटम की बात कर रहे हैं। कार्बन अकेला, C2 कभी नहीं होता है ऐसे, है ना, C2 कभी नहीं देखोगे, वो अकेला पाया जाता है, इंडिपेंडेंट पाया जाता है। कार्बन, ऑक्सीजन होता है वो तुरंत कंबाइन कर लेता है, उसको रखोगे तुरंत दो ऑक्सीजन के साथ मिल करके O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में आया और इसको कुछ लोग आकर के फिर इसको सुधारने की कोशिश किए। द हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन इज इवन एक्सेप्टेड टुडे बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी विथ 2 मॉडिफिकेशन। एक दो मॉडिफिकेशन किया गया। पहला क्या, एटम इज डिविजिबल एंड डिस्ट्रक्टिबल। एटम क्या है, डिवाइड कर सकते हैं उसको हम लोग, है ना, डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें से निकलता है ना, अलग अलग पार्ट में। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन मास, मास में सारे कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। आइसोटोप वगैरह पाया जाता है सारा का। हाइड्रोजन का 3-3 अलग अलग मास का, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, इस तरह से पाया जाता है। किसी का एटॉमिक मास 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा। उसके बाद एटम एंड मोलिक्यूल, हालांकि एटम एंड मोलिक्यूल तो तुम लोगों को समझा ही दिए। बोलो क्या डिफरेंस है एटम मोलिक्यूल में, समझा यार। एटम हम लोग का जो है ना इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, है ना। ये स्वतंत्र मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल क्या दिए थे, कार्बन, कार्बन फ्री है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करो तो O2 के फॉर्म में पाया जाता है ना। तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हमेशा मतलब कंबाइन कर जाएगा किसी के।
उसके बाद मोलकुल, मोलकुल क्या होगा, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन नॉट टेक पार्ट इन केमिकल। केमिकल रिएक्शन में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम करता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, सी और ओ मिल करके CO2 बनाएगा, है ना। अब मोलकुल कितने टाइप के हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक कब बोलेंगे, जब अकेला, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस टाइप से अकेले अगर रहेगा ना तो इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक में किसको बोलेंगे, N2 और O2, है ना, दो ठो एक साथ मिल करके बना हुआ है। ट्राई एटॉमिक में 3 गो एक साथ मिला हुआ है, ओजोन का, O3 हो गया। पॉलीएटॉमिक में 3 से ज्यादा, 4 या फिर 8, ऐसे करके रहेगा। इसका थ्योरी तुम लोग को सबको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, ठीक है ना, एक बार जाकर घर पे पढ़ लेना। इतना दूर तक नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लेना कॉपी पर। और नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर तुम लोग का 2 काम हो गया, ठीक है ना, एक तो ये भी थोड़ा सा देख लेना है, और मैथ वाला, फिजिक्स वाला तुम लोग को एक्चुअली वो फिजिक्स में भी पढ़ना है, मैथ में भी पढ़ना है, उसको तुम लोग एक बार जितना करवाया है ना उसी को खाली रिवीजन कर लेना घर पर जाकर के। देखो मैटर ऐसे हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, सबसे पहले क्लास 9th में पढ़ने के लिए मिला था, ठीक है ना। मैटर का वहाँ पर हम लोग 2 टाइप पढ़े थे, एक मिक्सचर, याद है तुम लोगों की, पढ़े ही नहीं हो, पढ़े ही नहीं हो ना, हाँ याद है, मिक्सचर, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस ये सब पता है। मिक्सचर था, मिक्सचर जो था ना वो 2 टाइप का था, एक होमोजेनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। तुमको होमोजेनियस स्टार्टिंग क्लास में बताया थे तुम लोगों को ना, स्टार्टिंग क्लास में बताया गया था जब हम सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे। हम्म हम्म तो यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है ना कि मतलब मिला रहे हैं, 2 चीज होता है मिक्सचर, मतलब 2 चीज का मिलना, ठीक है ना। तो मिलाने के बाद अगर पूरी तरह से सब जगह लिया, जैसे मान लो कि शुगर हो गया हो ना, जैसे पानी में अगर शुगर डाल के अगर घोरते हैं तो इक्वली मीठा हर जगह पर होता है, तो वैसे को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। और एक तो होता है ना कि मान लो कि सब जगह पर इक्वली मतलब डिजॉल्व नहीं हुआ है, जैसे हम लोग मिला दिए रेत प्लस चीनी शुगर, तो सब जगह पर इक्वली नहीं मिलेगा, कहीं से 1 चम्मच उठाओगे तो उसमें कहीं शुगर ज़्यादा रहेगा, कहीं रेत ज़्यादा रहेगा, तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये याद रखना सिंपल है। काम कहाँ पर रह गए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये काम आएगा अगर मान लो बाई चांस कभी 9th को तुम लोग को पढ़ाना हुआ, एग्जाम में तो कहीं पूछेगा नहीं। और इधर जो प्योर सब्सटेंस होता है ना वो भी 2 टाइप का होता है, एक कंपाउंड और दूसरा एलिमेंट। एलिमेंट तुम लोग को पता ही है, 118 118 जो पीरियोडिक टेबल में तुम लोग देखते हो। एलिमेंट के बारे में पहले कितने एलिमेंट लोग जानते थे, पहले पता था सबसे एकदम स्टार्टिंग में, 12 से भी कम था, लोग 5 जानते थे। 5 कौन कौन सा था, 5 वो था मतलब जैसे शक्तिमान बना हुआ था, अग्नि हवा है सारा क्या क्या, मतलब लोग समझते थे कि उसी से पूरा, मतलब वही 5 एलिमेंट, वही 5 तत्व कहलाता था, जिससे लोग समझते थे कि सारा दुनिया बना हुआ है, जिसमें अग्नि हवा आकाश धरती और एक तो और कुछ बताता था, ठीक है ना। और बाद में पता चला कि वो सब ऐसे ही है, और टोटल जो है ना धीरे धीरे करके खोज होते रहा, 118 एलिमेंट मिल गया, फिर पता चला कि पूरा दुनिया 118 एलिमेंट से बना हुआ है। हम लोग का बॉडी भी वही सबसे बना हुआ है ना। हम लोग के बॉडी में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो कंपाउंड और एलिमेंट, तो कंपाउंड किसको बोलते हैं, कंपाउंड मतलब एलिमेंट से बना होता है ना, 2 या 3 एलिमेंट मिक्स करके। तो मिक्स मतलब जैसे मैंने वैसे नहीं कर सकते, एक निश्चित क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, एक निश्चित रेशियो में मिक्स किया जाता है। जैसे H2O एक कंपाउंड है, हम लोग शरबत को कंपाउंड नहीं बोलेंगे, वो तो जितना मन उतना मिला दो शरबत बन जाएगा। कंपाउंड का मतलब कि एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया गया है। जैसे H2O की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो 2 एटम हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का, तो वो कंपाउंड है। CO2 हमारा क्या होगा, एक तरह का कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर तुम सबका डेफिनेशन लिख रखा है, मिक्सचर दीज हैव वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन यहाँ अलग अलग हो सकता है, शुगर कम या ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। बालू और शुगर का भी एग्जाम्पल है, चाहे होमोजीनियस हो या फिर हेट्रोजीनियस हो, वहां पर ये फिक्स नहीं है कि इतना रेशियो में ही तुमको रखना है, जितना हो उतना हम लोग डाल देंगे। एंड वेरिएबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी चेंज होते रहेगा ड्यू टू द फैक्ट दैट कंपोनेंट रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। These may be separated into pure component by applying physical method। यहाँ पर देखो ये फिजिकल मेथड अप्लाई करके हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, है ना। फिजिकल मेथड करने का मतलब मान लो कि शुगर और पानी को फिर से अलग करना हो तो क्या करेंगे, हाँ इवोपरेट गर्म कर दो उसको, पानी अलग हो जाएगा, चीनी अलग हो जाएगा।
लेकिन H2O में से अगर तुम चाहोगे ना कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दे तो फिर वो बहुत मुश्किल है। फिजिकल मेथड से तो एटलीस्ट नहीं होगा, केमिकल मेथड हो सकता है लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं होगा। ये दो टाइप का होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये दोनों का दोनों क्या है, मिक्सचर है। अब होमोजीनियस में हम लोग क्या पढ़े थे, होमोजीनियस में हम लोग जानते हैं कि थ्रू ऑल ही मतलब हर जगह पर एक जैसा मतलब रहेगा उसका प्रॉपर्टी। द होमोजेनियस मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब पूरा में क्या होगा, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। एंड देयर कंपोनेंट आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनके कंपोनेंट को हम लोग डिस्टिंग्विश या अलग अलग हम लोग नहीं ये कर सकते। कहीं से भी एक चम्मच निकालोगे ना सेम मात्रा में चीनी और सेम मात्रा में तुमको शुगर मिलेगा। ए लिक्विड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, इसका एग्जाम्पल हो गया। वहीं हेट्रोजीनियस का आ जाओ तो ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव द सेम कंपोजिशन, यहाँ पर कंपोजिशन सेम नहीं मिलेगा, कहीं पर चीनी ज्यादा मिलेगा, कहीं पर बालू ज्यादा, रेत ज्यादा मिलेगा थ्रू आउट। एंड द कंपोनेंट्स here are distinguishable, that is a mixture of sand and salt, salt और sand का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद आ जाओ प्योर सब्सटेंस में, these have fixed composition, प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन क्या रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट में क्या होगा, एक एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होते हैं। जैसे कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर का ही सारा एटम होगा, है ना। whereas a compound is formed when atoms of different element combine, कंपाउंड की बात करेंगे तो डिफरेंट एटम, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड होगा तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद प्रेसिजन और एक्यूरेसी, प्रेसिजन एक्यूरेसी फिजिक्स में भी हम लोग पढ़े थे, फिजिक्स में ये चीज था। ये क्या होता है, प्रेसिजन और एक्यूरेसी होता है, जैसे मान लो कि कोई चीज हम लोग को मेजर करना है, कोई ला करके हमको दे दिया कि मतलब ये पानी है, इसका ट्रू वैल्यू 1 लीटर है, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके लाए हैं और वो हम सही सही मेजर किए हैं, 1 लीटर आया है। अब तुम नाप करके देख लो कितना आता है। तो हम क्या किए ना कि 1 लीटर वाला 3 बर्तन लाए, तीनों से मेजर किए, ठीक है, एक में आया इस टाइप से आ रहा है हमारा मेजरमेंट 1.001, 1.002, 1.003, ऐसे करके तीन मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हम लिए ना, तीनों से थोड़ा थोड़ा सा का फर्क आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एक दूसरे के क्या है, प्रिसाइज है, मतलब एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ रहा है तीनों का तीनों, तो इसको हम लोग प्रिसाइज बोलेंगे, एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे। और मान लो कि फिर से हम लोग मेजर किया, मेजर करने के बाद कुछ इस टाइप से आ रहा है 1.00001, तो ये 1 लीटर की काफी ज्यादा क्लोज हो गया, है ना। तो ये जो ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू के काफी ज्यादा क्लोज है, तो इसको हम लोग एक्यूरेट बोलेंगे, ये एक्यूरेट है, मतलब ट्रू वैल्यू के जितना ज्यादा क्लोज उतना ज्यादा एक्यूरेट। लेकिन हम लोग बार बार मेजर कर रहे हैं और ये सारा एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है पर एक दूसरे के क्लोज है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे। प्रेसिजन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, यहाँ पर बार बार मेजर किया जाता है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, while accuracy is the measurement of closeness of result। ये देखो ये 1 लीटर के ज्यादा क्लोज है ना, ये 1 लीटर से थोड़ा दूर है, ठीक है। इसको और दूसरा एग्जांपल से भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर प्रेसिजन और एक्यूरेसी का फॉर्मूला दे रखा है, इसको यहाँ पर देखो, एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल से और ज्यादा बेस्ट समझोगे। यहाँ पर है एक आदमी है, वो मेजर कर रहा है कितना, मतलब कोई चीज है जिसका ट्रू वैल्यू 1 है, ठीक है, और ए बी सी तीनों इसको मेजर कर रहा है, ए मेजर किया, बी मेजर किया और सी मेजर कर रहा है। ए मेजर किया तो इसको जो मेजर करने से आया, एक 0.93 आया, 0.94, इसका 94 और 1.06 आया, इसका 1.01 और 0.99 आया। ये ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज कौन मेजर किया है, ए बी या फिर सी? ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज सी ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा क्लोज है, इसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। अगर तीनों में कोई हमसे पूछे ना कि तीनों में सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, हम लोग कौन सा जवाब देंगे, सी वाला। अब देखो प्रेसाइज हम लोग को खोजना है, प्रेसाइज में हम लोग क्या पढ़े थे कि 2-3 बार मेजर करने से एक दूसरे के क्लोज आना चाहिए, 0.93 या 0.94, ट्रू वैल्यू से तो काफी ज्यादा दूर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या है, काफी ज्यादा क्लोज है, इसको हम एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। एक्यूरेट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक से काफी ज्यादा दूर है,
पर एक दूसरे के क्लॉज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्लियर है? सेकेंड वाला देखो 0.94, ट्रू वैल्यू से ये भी काफी ज्यादा दूर है ना? और क्या एक दूसरे के क्लॉज है? एक दूसरे से भी काफी ज्यादा दूर है, ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। और नीचे वाला ट्रू वैल्यू क्लॉज है, इसलिए एक्यूरेट है और प्रिसाइज भी है, एक दूसरे के भी काफी ज्यादा क्लॉज है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिसाइज। एक्यूरेट इसको नहीं बोला है ना? अच्छा, एक्यूरेट नहीं है क्योंकि एक दूसरे से दूर हो जा रहा है, 0.9 और 0.01, मतलब 1.01 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के काफी ज्यादा दूर है, हालांकि ये फिर भी क्लॉज था, लेकिन नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। क्या है? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए था। 0.93 क्या है? ये देखो, ये इसको एक दूसरे के क्लॉज ही मानेंगे, यहाँ पर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, तो नॉट एक्यूरेट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक के तो काफी ज्यादा क्लॉज है, तो एक्यूरेट तो है ही, और एक दूसरे के भी ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ये सब 0.7 का फर्क था, 0.06 का फर्क है यहाँ पर कितना है? 0.07, यहाँ 0.06 का, पर यहाँ पर ज्यादा नहीं है, 0.01 का सिर्फ फर्क है, 0.99 और 0.01। तो इसको हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं इसको, ये वाला क्या हो गया? प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, है ना? ये वाला क्या हो जाएगा? नॉट प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। आगे क्या हो जाएगा? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये दोनों हम डाल दे रहे हैं इसमें। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तुम लोग ट्राई करो, क्या आंसर होना चाहिए। 2 स्टूडेंट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट। एक ही एक्सपेरिमेंट को दो आदमी कर रहा है, एक कर रहा है और साथ में बी कर रहा है separately, and each one of them recorded 2 readings of mass which are given below. एक्चुअली इसका जो करेक्ट रीडिंग है ना, ट्रू वैल्यू कितना है? 3 है। अब मेजर करने के बाद ए को कितना मिला है? 3.01 और 2.99। अब बी को क्या मिला है? 3.05 और 2.95। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देखो तो क्या होना चाहिए आंसर, तुम लोग सोचे थे। पहले पता करो एक्यूरेट कौन है, ए वाला या बी वाला? चलो ए वाला एक्यूरेट है। प्रिसाइज कौन है? प्रिसाइज मतलब दोनों आपस में क्लोज, ज्यादा क्लोज कौन है दोनों में? ये 3.01 और 2.99, ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है ना। 2.99 में अगर 0.02 जोड़ोगे तो ए आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ 0.02 का फर्क है, लेकिन इसमें अगर देखोगे ना तो इसमें 0.10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तब जाके, 0.10 जोड़ोगे तब ए आएगा। तो ए वाला क्या है? प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अब ऑप्शन देखो तो, रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ये तो गलत हो गया है ना, एक्यूरेट तो है ही। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, सही है। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, बी का बोल रहा है कि ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, ये भी सही है ना, क्योंकि एक दूसरे काफी ज्यादा दूर है, तो प्रिसाइज तो है नहीं, और रहा बात एक्यूरेट का, तो ज्यादा दूर है और ना ही एक्यूरेट है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि 3 से दूर है, दोनों ओरिजिनल वैल्यू से दूर है। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, तो जब ऊपर वाला सही होगा तो गलत होना ही है, मतलब ये दो हम लोग का सही है, बी और सी। हाँ, मोर देन 1 क्यों नहीं होगा? मोर देन 1 करेक्ट, क्या क्या आएगा था? तो लिखा रहता है मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, वो ऊपर में ही लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर मोर देन 1 वाला क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? मैथ में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं ना, वो क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। जैसे 5.86, 2.91, 10, 20, जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। सिग्निफिकेंट फिगर को भी हम लोग 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, एक सर्टेनिटी होता है और एक एस्टिमेटेड होता है। सर्टेनिटी किसको बोलेंगे, एस्टिमेटेड किसको बोलेंगे? जैसे मान लो कि हम लोग लिख रहे हैं 64.56, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड। लास्ट वाला सिर्फ एक डिजिट को छोड़ दो, एक डिजिट वाला एस्टिमेटेड कहलाएगा, और बाकी का जो 3 डिजिट है वो क्या कहलाएगा?
सर्टेनिटी, मतलब ये जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वो दो चीज से मिलकर के होता है, एक सर्टेनिटी से और प्लस अनसर्टेनिटी से। सर्टेनिटी प्लस वन मोर व्हिच इज अनसर्टेनिटी। वन मोर मतलब इसी के बारे में बोल रहा है, लास्ट वाला के बारे में। हाँ 696, इसको बोलेंगे ए एस्टिमेटेड है। अब यहाँ पर है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं वो हम लोग कैसे पता करेंगे, क्योंकि बहुत सारा लिखा हुआ है 0005, तो 00 को तो हम लोग काउंट करते नहीं है ना, सिर्फ 5 को काउंट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है 5, तो ये तो नॉर्मल केस हो गया। लेकिन ऐसा बहुत सारा केस हो सकता है, उसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि एक्चुअल में इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो उसका 4-5 टोटल 5 रूल्स है, ठीक है। वो 5 रूल्स अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन देख करके बता देंगे कि ये इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो सबसे पहला रूल बता रहा है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जीरो को छोड़ करके जितना है वो सारा का सारा क्या है, सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पर 852, ये तीनों क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3। वही यहाँ पर एक और जीरो रहता तो भी कितना बोलते, 3 ही बोलते, है ना। नॉन जीरो नंबर जितना है ना वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट कहलाता है। यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। ये रूल 1 है ना, रूल 1 जितना नंबर है वो सारा का सारा सिग्निफिकेंट है। जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है अगर राइट साइड में रहेगा तो। उसका नियम पढ़ते हैं, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये वाला है ना, इसके पहले वाला जीरो बोल रहा है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर नंबर से पहले कोई जीरो लिखा हुआ है तो वो सारा आएगा, लेकिन बाद में लिखा रहेगा तो कहलाएगा, है ना। नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। जैसे यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 रूल तो मतलब इजी है, 2 रूल तो तुम लोग पहले से जान रहे थे, है ना। इसमें तो कुछ नया बताया नहीं है। तीसरा रूल नया होने वाला है, जीरो बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। 2 नॉन जीरो 3 7, 3 7 के बीच में जीरो आ गया तो क्या, उसको क्या बोलेंगे, वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर 4 हो गया। अभी तक रूल नंबर 3 तक तो कोई डिफिकल्ट नहीं मिला है, ये भी लगभग सबको जानकारी रहता ही है कि बीच में अगर जीरो है तो उसको हम लोग काउंट करेंगे, है ना। यहाँ से नया मिलने वाला है 4 नंबर, जीरो एट द एंड ऑफ राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। नंबर के इधर राइट साइड में अगर जीरो है तो वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। एक कहाँ पर होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के राइट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0.200, तो एक डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 जीरो दिया है, तो एक क्या कहलाएगा, 3 सिग्निफिकेंट। हाँ इसमें 4 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के इधर वाला फिर हम लोग को काउंट करना होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 सिर्फ ना। ये नया चीज था ना, 100 में तो हम लोग सोचते हैं कि जनरली 3 होना चाहिए, लेकिन इधर वाला जीरो भी काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ पॉइंट नहीं है। पॉइंट रहता तो हम लोग वही 0.100 रहता तो फिर हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे हैं। में अगर जीरो है तो उसको काउंट करना है। 10.0, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला जीरो हम लोग काउंट करेंगे, टोटल कितना हो गया, 3 सिग्निफिकेंट। इसमें कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट। 100 में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो ए भी 100 ही है और ए कितना है, ए भी 100 ही है। 1 में 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही बन जाएगा ना। लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट कितना है, नंबर 1, और इसमें 2, क्योंकि पॉइंट आ गया। हाँ, एक क्वेश्चन दे सकता है कि 100 को सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो, है ना। बोलेगा क्या क्वेश्चन, 100 है, 100 को तुम 2 या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1.000, 3 सिग्निफिकेंट हो गया ना, 0 2 ही जीरो देना पड़ेगा, इंटू 10 का क्या कर देंगे पावर। ए सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, तो 3 अगर बोलेगा तो हम लोग 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो दे देंगे। अब यहाँ पर है 1 जीरो, तो एक कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट। 100 को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ कन्वर्ट किया हुआ है और ए 100 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो पावर वाला को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ये रूल नंबर 4 हो गया ना। इसके बाद एक रूल और याद रखना है,
इस टाइप का अगर नंबर्स हो ना, 5 बॉल, 10 बैट, ऐसा करके 20 एग, तो इसमें पॉइंट देकर के हम जितना मन उतना जीरो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा में बोलते हैं कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 2 बॉल, 20 एग, यहाँ पर इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग जितना मन उतना जीरो इसमें दे सकते हैं, ठीक है ना। किसमें इनफिनाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जितना मन उतना जीरो दे सकते हैं ना, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। A number written in scientific notation, all digit are significant, 4.02 है। इसमें तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, ये तो पहले वाला में ही हम लोग सीख चुके हैं ना। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 3 को ना, यही रूल है। तो इसमें तुम लोग को मेन कौन सा याद रखना है, रूल नंबर 4 ना। रूल नंबर 4 में ये था कि पॉइंट के राइट साइड जीरो है तो उसको काउंट कर लेना है, और ऐसे रहेगा तो उस जीरो को काउंट नहीं करना है। मतलब 100 है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 1.00 हो गया तो इसको काउंट करेंगे। सिंपल था ये। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, कहीं पर एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुआ, इसमें कुछ कुछ तो तुम लोग जानते हो पहले से। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है कहीं पर 6.29, तो इसको तुम लोग कितना लिखते हो, 6.3। राउंडेड ऑफ करना जनरली पता है तुम लोगों को, है ना। 6.24 रहेगा तो 6.2, ये तुम लोग को पता है। लेकिन ए वाला हम लोग को सीखना है, ए सीखना है, ए लगभग तुम लोग को जानकारी है। तो चलो ए वाला एडिंग वाला में क्या रूल है वो सीखते हैं। यहाँ पर है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का दोनों का एक साथ। तो इस रूल में हम लोग को ये बताता है ना कि अगर 3-4 नंबर को जोड़ रहे हो ना, सब में अलग अलग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ऊपर वाला में कितना है, 2, इसमें 2, और इसमें 3 और 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। और जोड़ने के बाद ए भी कितना आ रहा है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग देखेंगे ना कि मिनिमम कितना है पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर। मिनिमम कितना है, 1, 5 वाला में, है ना। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, मिनिमम वाला से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर एक ही डिजिट है ना, तो तुमको भी आंसर एक ही डिजिट तक लिखना है, 22.5, बस उतना ही लिख के छोड़ देना है। रूल्स एक बार पढ़ लो। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द आंसर शुड नॉट एक्सीड, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन आइदर ऑफ द नंबर। ये जो डेसिमल प्लेस है ना, किसी भी नंबर का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 5 मिनिमम था, तो 5 से ज्यादा, अगर 2 डिजिट ले लोगे तो फिर 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक ही लिख करके छोड़ देंगे। वही चीज यहाँ पर बताया हुआ है कि 1.5 में सिर्फ एक ही नंबर था 5, इसीलिए हम लोग आंसर सिर्फ 22.5 लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। एडिशन वाला में इजी था। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। द सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर शुड बी द सेम एज दैट इन द क्वांटिटी विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। इसमें मिनिमम जितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, उसके बराबर होना चाहिए। द नंबर इतना हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, that's why the answer must have the limited to the 3 significant figure। यहाँ पर मतलब डिवाइड करोगे तो बहुत सारा नंबर आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 ही डिजिट है ना, तो 3 ही डिजिट लिख करके हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये तो डिवीजन वाला हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन वाला हो गया। इसमें मिनिमम कितना है, 2, 1.12 तक लिया है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ 2 ही लिख करके छोड़ देंगे, 15 तक ही मतलब आंसर हो जाएगा। इतना आया है जरूर, लेकिन हम लोग 15 सिर्फ आंसर बता देंगे, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो बड़ा नंबर आएगा। लेकिन हम लोग को आंसर जो रखना है ना, वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है। तो 15 तक में ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जा रहा है, तो 15 के बाद वाला सारा छोड़ देंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितना रहेगा, आंसर को हम लोग को उतना तक ही लिमिटेड कर देना है। क्लियर है ना। दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही रूल था। इसमें पॉइंट के बाद देख लेना है मिनिमम कितना है, और इसमें देख लेना है कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर 15 लिख करके 2 तक ही हम लोग आंसर छोड़ देंगे।
उसके बाद राउंडेड ऑफ वाला, राउंडेड ऑफ वाला तुम लोग जानते हो, अगर 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा देना रहता है, जैसे 12.69, 9 5 से ज्यादा हो गया तो 12 पॉइंट हम लोग 7 कर दिए। यहाँ पर 3 5 से कम है तो सेम छोड़ दिए 13.9। लेकिन जब एग्जैक्ट 5 होता है ना तो फिर हम लोग को देखना पड़ता है कि 5 के पहले वाला जो नंबर है ना वो ऑड है या फिर इवन है। अगर 5 रहेगा तो क्या होगा, उसके पीछे वाला नंबर को देखना पड़ेगा वो ऑड है या फिर इवन है। अगर ऑड है तो फिर एक बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इवन है तो वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, क्लियर हो गया ना। एक बढ़ाएंगे, जैसे 5 है यहाँ पर और ये वाला 3 ऑड है तो 3 की जगह 4 कर दिए, आगे वाला छोड़ देंगे। तो उसके बाद है फिर वेरियस यूनिट, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, बेसिक यूनिट। ये सब तुम लोग एक बार वीडियो से देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स में हम करवा चुके हैं ये सारा। ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो तुम लोग को ये वीडियो हम दे देंगे, अगर एडिट किया हुआ होगा हम एक बार देख लेंगे, अगर किया हुआ होगा तो तुम लोग को व्हाट्सएप कर देंगे। तो अभी तो आज के लिए तो होमवर्क है तुम लोग के पास, केमिस्ट्री वाला देखना है ना। और उसके बाद ये भी जाकर अगर नोट करोगे तो घर पे जाकर नोट कर सकती हो। ये सब तुम लोग घर पर खुद से पढ़ लेना, जो डाउट रहेगा ना तो पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। कहाँ तक पढ़ना है घर पर, ये वाला पूरा डी तक, ABCD 4 गो है ना, और डी के अंदर बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट है ये वाला। इसका वीडियो हम देखते हैं, अगर हो सका तो हम आज ही रात में दे देंगे। और कल संडे भी है तो कल भी टाइम है तुम लोग के पास। ये सब फिजिक्स में करवा चुके हैं। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एक हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है ना। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में टोटल 5 रूल है। इस 5 रूल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इस 5 रूल के बाद मतलब एक क्लास का सिर्फ बचा हुआ है तुम लोगों का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि इस 5 रूल को खत्म करते ही हम लोग का आ जाएगा एक मोल कंसेप्ट, वो इसी के साथ हम खत्म कर देंगे एक क्लास में। और उसके बाद फिर वही कंसंट्रेशन ऑफ वो वाला जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो बताए थे, जिसका वीडियो आज तुम लोग को दे दिए हैं, ठीक है ना। ये सब अभी वही है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें टोटल 5 रूल तुम लोग को पढ़ना है। तो एक दिन में हमें 5 रूल करवा दें, और उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ये सारा उसी में दिन करवा देंगे। उसके बाद मोल कंसेप्ट होगा, ये भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। मोल कंसेप्ट एक ही दिन में ये सारा हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आ गया बेसिक स्ट्रेंथ, इसका वीडियो तुम लोग को दे चुके हैं, ये वाला घर से पढ़ करके आ जाना है। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाता है।